क्या आपको पता है कि एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल जिसमें आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स दोनों ने मिलकर इस बात का विरोध किया कि उनकी बिल्डिंग्स एक रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर शेप के डिब्बे यानी बॉक्स के जैसे नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो चाहते थे कि उनकी बिल्डिंग्स नेचर से इंस्पायर्ड हो। उनकी बिल्डिंग्स में कर्व लाइंस, फ्लोइंग फॉर्म्स और मूवमेंट देखने को मिले। तो ऐसी आर्किटेक्चर स्टाइल का नाम है आर्ट नूवो आर्किटेक्चर। और आज के इस एपिसोड में हम आर्ट नूवो आर्किटेक्चर के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमने एक सीरीज बनाई है और उस सीरीज में हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर के सारे एपिसोड्स को हमने अपलोड किया है और उस प्लेलिस्ट को हमने आई बटन पर अटैच किया हुआ है। तो अगर आप उस प्लेलिस्ट को देखना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप नाटा एंड JBF पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले आर्ट नूवो आर्किटेक्चर के बारे में। एंड आई एम श्योर कि आपने इससे पहले आर्किटेक्चर में बहुत बार इसका नाम सुना होगा और हो सकता है आपने पढ़ा भी हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई कंफ्यूजन रही होगी। तो अगर आपको वो कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को, आज के इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखना। आज आर्ट नूवो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितना भी आपका कंफ्यूजन है वो सारी कंफ्यूजन आपकी आज में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। तो सबसे पहले आपको दो वर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आर्ट एंड नूवो, राइट। अब सबसे पहली बात मैं प्रोनाउंसिएशन से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बच्चों को प्रोनाउंसिएशन को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये जो वर्ड है काफी लोगों को लगता है कि ये इतने सारे लेटर्स है तो इसको नूवो क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, ये एक फ्रेंच वर्ड है, राइट। आप जो भी लैंग्वेज होती है उनके वर्ड्स, उनके लेटर्स, उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका मीनिंग सब कुछ डिफरेंट होता है, राइट। तो क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है इसीलिए हम इस वर्ड को फ्रेंच में नूवो प्रोनाउंस करते हैं, राइट। मैं आपकी और इजी समझने के लिए इसको लिख देता हूँ नूवो, राइट, नूवो। अब यहाँ पे दैट इज द आर्ट, राइट, तो इसको हम पढ़ते हैं आर्ट नूव। अब हम इसका मीनिंग समझेंगे क्योंकि मीनिंग समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्ट का मतलब क्या है, राइट, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। कला, अगर मैं हिंदी में बात करूं, क्लियर। अगर मैं बात करूं नूवो की, तो नूवो एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका न्यू, राइट। तो आर्ट नूवो का मतलब हो जाता है न्यू आर्ट, क्लियर। दैट इज कोई नई कला या कुछ नया, समथिंग न्यू, न्यू आर्ट, न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल। तो चलिए, आप इस आर्किटेक्चर स्टाइल में बेसिकली हमारे पास यूनिक क्या था, तो यूनिक था बेसिकली कि इसमें आपको कर्व शेप्स देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, स्ट्रेट लाइंस आपको ना के बराबर देखने को मिलेंगी और ऑर्नामेंटेशन भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें ऑर्नामेंटेशन कोई बिल्डिंग का एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बाहर से हमने फिक्स कर दिया है, बल्कि ये आर्किटेक्चर का ही एक पार्ट है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो आर्ट डुओ एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसमें आर्ट प्लस आर्किटेक्चर दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। यहाँ पर आर्ट नूवो स्टाइल में आप आर्ट को अलग नहीं मानोगे, आर्किटेक्चर को अलग नहीं मानोगे। इस स्टाइल का मतलब ही है आर्ट प्लस आर्किटेक्चर, क्लियर। अब इसको डिटेल में समझेंगे। अगर हम इसको डिटेल में समझेंगे तो हम देखेंगे इसमें हमें कर्व लाइंस, नेचर से इंस्पायर्ड हमें फॉर्म्स, शेप्स, ये सब देखने को हमें मिलता है। तो आर्ट नूवो आर्किटेक्चर में बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म्स आपके क्या होते हैं, जो नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं। जैसे कोई फूल से इंस्पायर्ड है, कोई पत्ती से इंस्पायर्ड है, कोई प्लांट से, कोई फ्लावर से, कोई ट्री से इंस्पायर्ड है, राइट। तो नेचर से बेसिकली इंस्पायर्ड होगा वो। स्पेशली ज्यादातर आपको फूल, पत्ती, वाइन्स ये सब देखने को मिलेगा। आप लाइंस जो होती हैं वो आपकी आर्ट नूवो में आपकी स्ट्रेट नहीं होती। आप चाह रहे हो कि मैं एकदम से सीधी लाइन बना दूं या एक बॉक्स बना दूं, तो ये आर्ट नूवो आर्किटेक्चर नहीं है। आर्ट नूवो में आपको फ्लोइंग लाइंस या कर्व लाइंस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो फ्लोइंग लाइंस आपको देखने को मिलती हैं।
अब नेचर से इंस्पायर्ड डिजाइन्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कोई बिल्डिंग एक बॉक्स लाके हमने उसके ऊपर रख दिया, किसी जमीन के ऊपर, किसी ग्राउंड के ऊपर हमने लाके एक बॉक्स रख दिया कि हाँ ये आर्किटेक्चर नहीं। इसमें बिल्डिंग को बनाया ही ऐसा जाएगा कि वो आपको नेचुरली लगेगा कि ये नेचर के साथ बहुत ज्यादा ब्लेंड कर रही है, क्योंकि इसमें जो शेप्स है वो भी कर्व शेप है, फ्लोइंग लाइंस है, नेचर से इंस्पायर्ड है और सराउंडिंग में हमारा नेचर है, तो वो काफी हार्मनी और बैलेंस ये सब मेंटेन हो जाता है। क्लियर? तो ऐसा नहीं लगता कि एक ब्लॉक, एक डब्बा हमने अलग से रख दिया है। अब इसके टाइम पीरियड को भी हम समझ लेते हैं। तो आर्ट नूवो आपका स्टार्ट होता है लेट 19 सेंचुरी में। क्लियर? अब लेट 19 सेंचुरी को हम क्या समझ सकते हैं, यानी कि आपका अर्ली 20s, यानी कि आपका 20 सेंचुरी जो है वो स्टार्ट होने वाला था। क्लियर? तो क्या याद रखेंगे कि अर्ली 20 सेंचुरी में, राइट? तो अर्ली 20 सेंचुरी में ये आपका स्टार्ट हो जाता है आर्ट नूवो आर्किटेक्चर। अब चलिए और डिटेल में समझने के लिए आगे स्लाइड्स पर चलते हैं। अब आर्ट नूवो को वर्ड बाई वर्ड बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसका इंट्रोडक्शन, राइट? अब नाम में आपको दो वर्ड्स देखने को मिलते हैं, राइट? तो मीनिंग समझेंगे तो क्या होगा, दो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट? एक तो मैंने आपको बताया था कि आर्ट, सेकंड नूवो यानी कि न्यू आर्ट, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, न्यू आर्ट। क्लियर? अब देखिए कहाँ स्टार्ट हुआ, लेट 19 सेंचुरी में, यानी कि आपका अर्ली 20 सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं। अब कितना, 1890 से ये स्टार्ट होता है एंड 1910 तक ये चलता है। तो 10 प्लस 10 तो ऑलमोस्ट कितना, 20 इयर्स। तो लगभग कितना आपको देखने को मिला कि 20 साल तक का पीरियड हमें देखने को मिलता है। तो 1, 2, 3, 4 साल का ये पीरियड नहीं, बल्कि 20 साल तक ये हमें आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिला। अगर हम आर्ट नूवो के मेन आइडिया की बात करें, अगर हम इसके मेन आइडिया की बात करें कि ये आर्ट नूवो आर्किटेक्चर किससे इंस्पायर्ड था, वेरी सिंपल, इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड ऑर्गेनिक फॉर्म्स। नेचर से इंस्पायर्ड था और ऑर्गेनिक फॉर्म से इंस्पायर्ड था। आप इंटीग्रेटेड आर्ट विथ आर्किटेक्चर, वही बात सेम जो मैंने आपको अभी बताई कि इसमें आपको नेचर से बिल्डिंग को अलग नहीं किया गया बल्कि इंटीग्रेट किया गया। इसी वजह से इसके जो शेप्स थे वो नेचर से इंस्पायर्ड थे। अब ऐसा हुआ क्यों, ये पर्पस क्या था? क्या आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट को कोई प्रॉब्लम थी अदर आर्किटेक्चर स्टाइल से जो उन्होंने ऐसा किया? नहीं, उनको प्रॉब्लम कोई नहीं था। बेसिकली वो बोर हो गए थे। उनको ऐसा लगने लगा कि इट इज मोनोटोनस, बार बार एक ही चीज को कर रहे हैं, रिपीट हो रही है। पहले हमने देखा कि ग्रीक आया, ग्रीक के बाद फिर रोमन आया, फिर उसके बाद कुछ पीरियड्स और आए, उसके बाद फिर न्यू क्लासिकल आ गया दोबारा से। तो वो चाहते थे कि जो हमारे क्लासिकल स्टाइल्स हैं हम वापस फिर से उनको ना लेकर आए बल्कि कुछ अपना न्यू स्टाइल बनाए। तो आर्ट नूवो के पीरियड में जो आर्किटेक्ट और आर्टिस्ट थे वो ये चाहते थे कि इस आर्किटेक्चर स्टाइल को किसी पुराने आर्किटेक्चर स्टाइल से इंस्पायर्ड ना माना जाए बल्कि इसकी एक खुद की अलग आइडेंटिटी हो, खुद की एक अलग पहचान हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल मास प्रोडक्शन का विरोध करना स्टार्ट किया। अब ये क्यों कर रहे हैं वो, तो देखो इसका रीजन मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। जब एक ऐसा टाइम आया जब बहुत सारी फैक्ट्रीज बनने लगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा, जगह जगह पर ग्लास की, जगह जगह पर स्टील की फैक्ट्रीज ओपन होने लगी, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन एक तरह का स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है बेसिकली कि जब आप बहुत सारे आपके पास प्रोडक्शन कंपनीज होती है, बहुत सारे आपके पास स्टील ग्लास की फैक्ट्रीज है, और सारी बिल्डिंग्स के लिए जब आप सेम साइज सेम शेप डिजाइन करना स्टार्ट करते हो तो ज्यादातर बिल्डिंग्स आपको सेम नजर आने लगती हैं। तो इसीलिए उनका ये एक रिएक्शन था कि हम उस मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट हैं, जिसकी वजह से कोई भी शहर में एक भी बिल्डिंग यूनिक नहीं है, सारी बिल्डिंग सेम लग रही है, सब में ग्लास यूज हो रहा है, सब में स्टील यूज हो रहा है, या सब पर डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है। तो इसके वो खिलाफ थी कि हम नहीं चाहते कि कोई मास प्रोडक्शन हो, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारी बिल्डिंग सारी एक जैसी लगे और इनको पुराने आर्किटेक्चर स्टाइल से हम रिलेट करें या लोग इसको रिलेट करें। उन्होंने कहा
खुद की आइडेंटिटी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, मास प्रोडक्शन का विरोध करना स्टार्ट किया और वहीं से स्टार्ट हुआ आर्ट नूवो आर्किटेक्चर। अब सेकंड, प्रमोटेड क्राफ्टमैनशिप एंड इंडिविजुअलिटी। सेम वही बात है कि इंडिविजुअलिटी, क्योंकि अपना खुद का एक पहचान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में देखो तो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हर एक स्टाइल दूसरे स्टाइल से इंस्पायर्ड होता है। जैसे अगर मैं रेनेसांस की बात करूं तो वो भी क्लासिकल पीरियड से इंस्पायर्ड था। नियो क्लासिकल की बात करूं तो वो भी क्लासिकल स्टाइल क्लासिकल पीरियड से इंस्पायर्ड था। लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो चाहते थे कि हमारा ये जो पीरियड है 20 साल का जो आर्ट नूवो का पीरियड है, इसकी खुद की इंडिविजुअलिटी हो, लोग इसको इसकी पहचान से, इसके एलिमेंट से जाने, बल्कि किसी और से कॉपी किया हुआ ना समझे। अब हम बात करेंगे आर्ट नूवो आर्किटेक्चर के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बारे में, राइट। अब ये हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, इसमें पूरा हिस्ट्री हम इसका समझ लेंगे कि क्यों स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, किस टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन। अब ओरिजिन में बेसिकली क्या कि ये कब ओरिजिनेट हुआ, यानी कि कब स्टार्ट हुआ। तो ये स्टार्ट होता है हमारा लेट 19th सेंचुरी से, यानी कि अर्ली 20 से। अब जब ये स्टार्ट हुआ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये इन्होंने क्या किया, विरोध किया, एक रिएक्शन दिया कि हम नहीं चाहते इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्यों? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के खिलाफ ये क्यों जा रहे थे? ऐसा नहीं था कि ये उन्हें बुरा लगता था या वो इसके जो एलिमेंट्स हैं, जो मटेरियल हैं, उनको यूज़ नहीं करना चाहते। वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे कि सारी बिल्डिंग्स में जब सेम मटेरियल यूज़ होने लगा, सबके शेप सेम होने लगे, तब उनको दिक्कत होने लगी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, आर्ट नूवो आर्किटेक्चर स्टार्ट किया। इट मीन्स दैट इट वाज़ अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट। और इसके साथ ही इन्होंने हिस्टोरिकल स्टाइल्स का, जो भी इनसे पहले जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स आए, इन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। हम नहीं चाहते, हमें इस स्टाइल में अपने बिल्डिंग्स को नहीं बनाना है। रोमन हो, ग्रीक हो, रेनेसांस हो, न्यू क्लासिकल हो, बाइजेंटाइन हो, कोई सा भी स्टाइल हो, इन्होंने उन सारे स्टाइल्स को रिजेक्ट कर दिया कि वी डोंट वांट इट। अब इसके बाद इनका ऐसा तो होता है नहीं कभी भी, कोई भी आर्किटेक्चर स्टाइल हो, ऐसा तो कभी नहीं होता कि एकदम से एक रात को सपना आ गया और वो नया आर्किटेक्चर स्टाइल बन गया। कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस धीरे-धीरे कलेक्ट होते हैं और उन्हीं इन्फ्लुएंस से स्टार्ट होता है एक नया आर्किटेक्चर स्टाइल। जैसे आर्ट्स एंड क्राफ्ट से इनको मिला क्राफ्ट्समैनशिप, जापानीज आर्ट से इनको मिला असिमेट्री, राइट। जैसे कि हमने देखा है कि जापानीज आर्किटेक्चर में क्या है, असिमेट्री देखने को मिलती है। तो वहां से इनको इंस्पिरेशन मिली कि जैसा जापानीज आर्किटेक्चर में असिमेट्री होती है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो जापानीज आर्ट से इन्होंने क्या किया, असिमेट्री को ले लिया कि हम भी अपनी बिल्डिंग्स को बनाएंगे, उनमें असिमेट्री लेकर आएंगे। अब सिंबोलिज्म, राइट, सिंबोलिज्म एंड रोमांटिसिज्म से इनको क्या मिला, इमोशंस। तो वो इमोशंस और नेचर, इमोटिव्स इन्होंने यूज की अपने स्टाइल में। नेक्स्ट, अगर हम आर्ट नूवो आर्किटेक्चर के की फिगर्स को देखें तो हम देखते हैं कि अलग अलग आर्किटेक्ट्स का अलग अलग एक्सपर्टीज था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एंटनी गॉडी की, राइट, तो एंटनी गॉडी ने क्या किया, बेसिकली जितनी भी बिल्डिंग्स एंटनी गॉडी ने डिजाइन्स की वो ऑर्गेनिक फॉर्म्स पर थी, नेचर से इंस्पायर्ड। ऑर्गेनिक फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, जो नेचर से इंस्पायर्ड हो, फूल पत्ती वाइन्स ये सब। नाउ द सेकंड आर्किटेक्ट इज विक्टर ओटा, राइट, एच साइलेंट रहेगा तो आप ओटा ही पढ़ेंगे इनको। तो विक्टर ओटा ने क्या किया, आयरन एंड ग्लास का बहुत ज्यादा यूज किया अपने बिल्डिंग्स में। गॉट इट। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर में एक आर्किटेक्ट बनते हो तो हो सकता है कि आप ब्रिक्स का बहुत ज्यादा यूज करो, हो सकता है आपको जीएफआरसी बहुत ज्यादा पसंद हो, या हो सकता है आप कोई नया मटेरियल ही बना दो, राइट। तो हर आर्किटेक्ट एक अलग अलग मटेरियल यूज करता है, अलग अलग उनकी साइकोलॉजी होती है, पीछे अलग अलग इन्फ्लुएंसेस होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे हेक्टर गिमार, राइट। हेक्टर गिमार में डी आपका साइलेंट रहेगा, सो दिस इज हेक्टर गिमार। अब हेक्टर गिमार ने क्या किया बेसिकली कि पेरिस मेट्रोस जब बन रहे थे तो उनके जो एंट्रेंस गेटवेज थे वो इन्होंने डिजाइन किए थे, और वो कैसे थे, ऑर्गेनिक शेप्स में थे।
तो आज इंडिया में देखो कि मेट्रो कब बन रहा है। आज हमारे देश में मेट्रो बन रहा है 2025 में, और वहीं हम देख रहे हैं कि आर्ट नूवो आर्किटेक्चर का पीरियड था, और तब पेरिस में पेरिस मेट्रो बन रहे थे। राइट, मैं पेरिस मेट्रो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेशन है। तो आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2026 अभी चल रहा है, राइट। और हमारा आर्ट नूवो कब स्टार्ट हुआ, मैं चलिए 19 से मान लेता हूँ, राइट। 1890 है बेसिकली, तो 1890 से मानते हैं। तो 6 अब 12 में से 9 गए तो कितना बचा, 3, राइट। 9 में तो 1, तो 136। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में आज हमारे पास मेट्रो बन रहा है। तो उस टाइम पे पेरिस में आज से 136 साल पहले वो आर्डू आर्किटेक्चर स्टाइल चल रहा था, स्टार्ट हो रहा था, एंड वहां पर मेट्रो था उस टाइम। क्लियर। अब चार्ल्स मैकिन्टॉश की बात करें तो मैकिन्टॉश ने क्या किया, इंटीग्रेटेड डिजाइन्स बनाए। क्लियर। एंड लुइस सलिवन की बात करें तो लुइस सलिवन ने क्या किया, अर्ली स्काई स्क्रैपर्स बनाए। तो यहाँ पे जो की फिगर्स हैं, एंटनी गॉडी, विक्टर ओटा, हेक्टर गिमार एंड चार्ल्स आर मैकिन्टॉश एंड लुइस सलिवन। सो 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो 5 आर्किटेक्ट्स जो है इनको आप याद करोगे, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू आर्ट डू आर्किटेक्चर स्टाइल, विक्टर ओटा। तो आपको ऑप्शंस वो दे सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि एंटनी गॉडी, विक्टर ओटा, हेक्टर गिमार, मैकिन्टॉश, लुइस सलिवन, तो ये आपको पता है कि ये अगर एसोसिएटेड थे, तो आपको पता है कि आपको आंसर क्या करना है, राइट। चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा बता दिया है और आगे आने वाले स्लाइड्स में भी मैं आपको बहुत सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बीच में ही कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दूं, एक जिस्ट में आपको बता दूं, जिससे आपको आगे आने वाली कहानी को रिलेट करने में बहुत आसानी हो, और जो इसका हिस्ट्री पीछे मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो भी आपके माइंड में सेट रहे। तो चलो, यहाँ पर मैंने एक नई टेक्निक आज से स्टार्ट किया है, दैट इज शॉर्टेंड, कि पूरा आर्ट नूवो। अगर आप इस स्लाइड को समझ जाते हो तो आपको पूरा आर्ट नूवो आर्किटेक्ट स्टाइल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सारे पूरा जितना भी एपिसोड है उसके सारे पॉइंट्स को मैंने बहुत ही ब्रीफली शॉर्ट में लिखा होगा। क्लियर। चलिए तो समझ लेते हैं। तो फीचर्स की बात करेंगे, राइट। सारे फीचर्स हम देखेंगे। पहली बात, कर्व शेप्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। ऑर्गेनिक फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं जो आपके नेचर से इंस्पायर्ड है, राइट। कहीं कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स नहीं यूज करना है, कुछ नया इन्वेंट नहीं करना था, बस नेचर से इंस्पिरेशन लेकर बनाया, राइट। अब ऑर्नामेंट को और स्ट्रक्चर को एज अ वन ट्रीट किया, राइट। अगर हम किसी और आर्किटेक्चर स्टाइल में देखें तो वहां पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर को अलग ट्रीट करते हैं और ऑर्नामेंटेशन को अलग, फिर दोनों को कंबाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया कि हमने आर्ट नूवो आर्किटेक्चर स्टाइल में ऐसी बिल्डिंग्स को देखा जिनमें जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था तभी फर्नीचर को भी बनाया जा रहा था। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो क्या करते हैं, जब प्लानिंग करते हैं तो हम फर्नीचर सेट कर करके देख लेते हैं, राइट। लेकिन उस फर्नीचर को हम उस टाइम बनाते नहीं है। लेकिन आर्ट नूवो के टाइम पर क्या हो रहा था कि आर्ट नूवो के टाइम पर जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया जा रहा था तभी उसका फर्नीचर भी क्रिएट किया जा रहा था साथ के साथ में। तो वो बहुत यूनिक चीज थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमने स्ट्रक्चर और ऑर्नामेंटेशन दोनों को एज अ वन ट्रीट किया, कि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसके साथ ही उन्होंने डेकोरेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया, और उनकी जो डेकोरेशन थी वो क्या सजेस्ट करती थी, मूवमेंट को। क्लियर। तो याद रखेंगे कि इट वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट 19th सेंचुरी एक्लेक्टिक स्टाइल। तो एक्लेक्टिक स्टाइल का मतलब क्या है कि एक आर्किटेक्चर स्टाइल से मैंने कुछ एक एलिमेंट ले लिया, फिर मैंने कुछ दूसरे एलिमेंट उठा लिया दूसरे आर्किटेक्चर स्टाइल से, फिर तीसरा एलिमेंट मैंने तीसरे आर्किटेक्चर स्टाइल से ले लिया। तो जब आप एक एक आर्किटेक्चर स्टाइल से मिलाकर एक मिक्सर बनाते हो, यानी कि एक मिक्स स्टाइल बनाते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्लेक्टिक स्टाइल। तो इन्होंने इसका विरोध किया कि हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ से उठाया, दूसरा एलिमेंट वहां से उठाया, हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर। और असिमेट्रिकल फसाड्स हमें आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है आपका आर्ट नूवो आर्किटेक्चर के बारे में, राइट। तो इससे आप समझ गए हो कि कहानी जो आपका पूरा आर्ट नूवो आर्किटेक्चर है वो किसके अराउंड घूमेगी, राइट।
तो चलो और डिटेल में समझ लेते हैं। अब कोर फीचर्स के बारे में बात करेंगे, राइट। अब ये कोर फीचर्स क्या है आर्ट नूवो के, तो देखिए फर्स्ट है आपका रिजेक्शन ऑफ एक्लेक्टिसिज्म, बिल्कुल मना कर दिया, कोई किसी से एलिमेंट उधार नहीं लेंगे। सेकंड, डेकोरेटिव एक्सप्रेशन, जो भी बनाएंगे उसको डिजाइन करेंगे, ब्यूटीफाई करने की कोशिश करेंगे। थर्ड, ऑर्गेनिक फॉर्म्स यानी कि नेचर से इंस्पायर्ड शेप्स लेंगे। नंबर फोर, असिमेट्रिकल फसाड, ऐसा नहीं होगा कि LHS इक्वल्स टू RHS, ऐसा नहीं करेंगे। मूवमेंट एंड फ्लो, बिल्डिंग में रिदम देखने को मिलेगी, मूवमेंट देखने को मिलेगा। नंबर सिक्स, यूनिफाइड डिजाइन। यूनिफाइड डिजाइन का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर और ऑर्नामेंटेशन यानी कि S+O इन दोनों को एज अ वन ट्रीट करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर प्लस ऑर्नामेंटेशन दैट शुड बी ट्रीटेड एज वन। एंड द लास्ट वन इज 7, दैट इज कल्चरल सिंथेसिस। क्लियर। तो आपका जो इंटीरियर्स होगा वो भी क्या होगा, नेचर बेस्ड होगा, नेचर से इंस्पायर्ड। चलिए अब इनके फीचर्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। आर्ट नूवो आर्किटेक्चर का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक फॉर्म्स, राइट। ऑर्गेनिक फॉर्म्स क्या होता है, जो आपके नेचर से इंस्पायर्ड शेप्स होते हैं, जैसे आपका एक पत्ती का शेप हो गया, आपको कोई फूल हो गया, आपकी कोई कर्व लाइन हो गई, राइट। सेकेंड है आपका कर्व लाइंस, ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, राइट, ये बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। अब थर्ड है आपका न्यू मटेरियल्स, गॉट इट। तो ये मटेरियल्स का इन्होंने विरोध नहीं किया, इन्होंने आर्किटेक्ट्स और आर्टिस्ट ने जो आर्ट नूवो स्टाइल के थे उन्होंने ये कभी नहीं कहा हम ग्लास को यूज नहीं करेंगे, हम आयरन को यूज नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कभी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम सिर्फ मास प्रोडक्शन के खिलाफ है अगर आप एक शेप और एक ही साइज में सारी चीजों को बना रहे हो, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो क्या करेगा, वो मास प्रोडक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि सेम साइज सेम शेप की चीजें बनाने में, मोल्ड बनाने में उसको ईजी रहेगा और वो सस्ता भी बेच पाएगा क्योंकि मास प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन उससे क्या होगा, आर्टिस्ट को उससे खतरा है। पूरा शहर ही जब बोरिंग लगेगा तो ऑब्वियसली इसी बात पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई आर्टिस्ट नहीं है, कोई आर्किटेक्ट ही नहीं है, राइट। तो इन्होंने मटेरियल्स को यूज किया, जैसे आयरन है, ग्लास है, आपका स्टील है। नंबर 5 इज यूनिफाइड डिजाइन्स, आर्ट प्लस आर्किटेक्चर को मिक्स किया। नंबर 6, असिमेट्री आपको देखने को मिलती है और कभी कभी नॉन बैलेंस फॉर्म्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी फीचर्स हमने पढ़े हैं, अब हम उनको एक एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक बिल्डिंग की फोटो लगाई और इसका नाम है कासा मीला, राइट। तो इस बिल्डिंग को अगर आप देखोगे तो क्या है, इसमें आपको फ्लोइंग लाइंस, कर्व लाइंस देखने को आपको मिलती है, ठीक है। इस बिल्डिंग को ला पेड्रेरा के नाम से भी जाना जाता है, या तो आप कासा मीला बोलो या ला पेड्रेरा बोलो, एक ही बात है, क्लियर। और ये आपका बार्सिलोना स्पेन में लोकेटेड है। तो एग्जाम में आ सकती है ये बिल्डिंग, तो इसका आप देख लीजिए एक बार पिक्चर और स्केच कीजिए और याद कर लीजिए। तो कासा मीला अगर आप देखते हो तो आपको दिख रहा है कि कासा मीला क्या है, आर्ट नूवो का एक एग्जाम्पल है। अब क्यों है, क्योंकि इसमें हमें नेचर से इंस्पायर्ड शेप्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये क्या है आपका, नेचर से इंस्पायर्ड शेप्स है। एंड सेकंड, फंक्शन। अगर आप देखो तो इसमें जो ऑर्नामेंटेशन किया गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस कर्व शेप की, राइट। तो ये कर्व शेप ऐसा नहीं है कि वो बेसिकली ऊपर से हमने इसके ऊपर इम्पोज कर दिया है, बिल्डिंग को अच्छे से इंटीग्रेट किया गया उसके पर्पस के साथ में, उसके फंक्शन के साथ में, राइट। एंड थर्ड इज विजुअल इफेक्ट, ठीक है, कि बिल्डिंग यूनिक लगे, इंट्रिकेट होना चाहिए और बिल्डिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होना चाहिए। सो दिस पिक्चर इज ऑफ कासामीला ला पेड्रेरा। अब कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ में हम इनके और फीचर्स को समझेंगे। तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड साइड पर 2 पिक्चर्स लगाए हुए हैं। इन बिल्डिंग्स का नाम मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। अगर आप सभी ये देख रहे हो तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस बिल्डिंग का नाम क्या है, राइट। आई होप कि आप सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का आप पे टास्क है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इन दोनों बिल्डिंग्स का नाम क्या है और आपको कैसे पता चल रहा है कि ये आर्ट नूवो आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। और इसके साथ ही अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हो कि इन दोनों बिल्डिंग्स का नाम क्या है, तो आप कमेंट में बता दीजिए कि फारूक सर बिल्डिंग्स का नाम बता दीजिए, तो मैं आपको इन दोनों बिल्डिंग्स का नाम बता दूंगा, राइट। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, राइट। तो इसमें आप देखोगे कि बेसिकली क्या कर्व शेप आपको देखने को मिलता है, राइट।
और आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको नेचर से इंस्पायर्ड शेप्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो अलग से ही आपको पता चल जाता है कि कुछ स्टैम्प्स के जैसा शेप है, वेव्स हमें देखने को मिल रही हैं, टैंड्रिल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये आर्ट नूवो का है। कि बहुत सारे देखिए, कुछ ही एग्जांपल देखोगे, आर्ट नूवो सबसे इजीएस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल है। एक दो एग्जांपल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। Now the next feature of Art Nouveau architecture style is use of new materials and techniques. तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कुछ न्यू मटेरियल्स का यूज करने वाले हैं। तो कैसे? तो देखो, सबसे पहली बात आप ये पिक्चर देखिए, राइट। तो देखिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। तो अगर आप ये पिक्चर देखते हो तो आपको एक गेट दिख रहा हो, राइट। एक घर का कोई गेट है। अब ये क्या है आपका? ये रॉट आयरन से बना हुआ है और इसका डिजाइन देखो, कर्व लाइंस, नेचर से इंस्पायर्ड शेप्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा नहीं था कि बिल्डिंग का मेन स्ट्रक्चर ही बनाया जाएगा। आर्ट प्लस आर्किटेक्चर, इसी को हम कहते हैं आर्ट नूवो आर्किटेक्चर। क्लियर? दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हो। नाउ फंक्शन, क्लियर? एक फंक्शन भी होता था, ऐसा नहीं है कि फालतू में ही अननेसेसरी उन्होंने बना दिया। आप विजुअल इफेक्ट भी क्रिएट करते थे, फॉर एग्जाम्पल लाइट ट्रांसमिशन, ओके, रिच टेक्सचर आई एंड वाइब्रेंट कलर्स भी इन्होंने यूज किए। नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ आर्ट नूवो आर्किटेक्चर इज इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। अब इसका क्या मतलब है कि आर्ट और डिजाइन को भी इंटीग्रेट किया गया इस स्टाइल में, अलग अलग नहीं माना गया, राइट। तो एक वर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एंड इट इज गिजाम्ट कुंस्ट वर्क, राइट। 3 बार में आप इसको तोड़ के पढ़ोगे। फर्स्ट गिजाम्ट, right, gesamt, kunst and then work, clear? So gesamt kunst work। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल वर्क ऑफ आर्ट, क्लियर। तो इसमें बेसिकली आपको देखने को क्या मिलता है कि इसमें आप ब्लेंडिंग देखने को मिलती है, आर्किटेक्चर प्लस इंटीरियर डिजाइनिंग प्लस फर्नीचर प्लस डेकोरेटिव एलिमेंट। आप सब कुछ डिजाइन करोगे, आप किसी को भी सेपरेट नहीं मानोगे, सबको इंडिविजुअल नहीं मानोगे, आप सबको साइमल्टेनियसली डिजाइन करोगे और ये सभी टोटल वर्क, इसी को हम कहते हैं आर्ट नूवो। क्लियर? तो ये फीचर है, चाहे आप घर के फ्लोर का डिजाइन हो, फर्नीचर का डिजाइन हो, वॉल्स का डिजाइन हो, स्ट्रक्चर डिजाइन हो, सीलिंग डिजाइन हो, सब ही टोटल वर्क ऑफ आर्ट इज gesamt kunst वर्क। क्लियर? और ऑर्नामेंटेशन, जिसके लिए आर्ट नूवो जाना जाता है, राइट। तो अगर हम इसको समझे तो आप इसके बिल्डिंग्स को देखिए, इंटीरियर में आपको ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है, एलिमेंट्स आपको डिफरेंट तरह के देखने को मिलते हैं जो नेचर से इंस्पायर्ड है, राइट। फसाड में आपको ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आर्ट नूवो आर्किटेक्चर में किया क्या जा रहा है, चाहे इंटीरियर हो, चाहे एक्सटीरियर हो, चाहे बिल्डिंग का फसाड हो, हर तरफ आपको ऐसे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो बिल्डिंग को ब्यूटीफाई करेंगे, यानी कि उसको ऑर्नामेंटेशन देंगे। क्लियर? तो एपिसोड के अब एंड में हम कुछ ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकती हैं और आपको उनके बारे में बहुत डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हो। तो फर्स्ट बिल्डिंग इज किर्के एम स्टाइनहॉफ, राइट। ये आपका ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है, वियना, ऑस्ट्रिया, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इस बिल्डिंग का फ्रंट याद रखना है, राइट। अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई मस्जिद है, क्यों? डोम बना हुआ है तो डोम से हम रिलेट कर लेते हैं कि ये कोई मॉस्क है, कोई मस्जिद होगी, बट ये कोई मस्जिद नहीं है, इट इज अ चर्च, राइट। अब ये थोड़ा यूनिक क्यों है? क्योंकि ये आर्ट नूवो स्टाइल का चर्च है, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट नूवो चर्च। अगर इसके आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो आर्किटेक्ट का नाम है ऑटो वागनर, राइट, ऑटो वागनर। अब कब बनाया गया? 1907 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। क्लियर? अब इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। वाइट मार्बल हमें देखने को मिलता है, राइट, वाइट मार्बल हमें देखने को मिलता है। सेकंड, स्टेन्ड ग्लास हमें देखने को मिलता है।
स्टेन ग्लास क्या है, यहाँ पर विंडोज में हमें देखने को मिलेगा, राइट। इंटीरियर में भी यूज किया गया है, यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है स्टेन ग्लास। स्टेन ग्लास का मतलब क्या है, जो कलरफुल ग्लास है, जो रंग बिरंगा है। तो एग्जाम के लिए बस आपको इसके 3-4 पॉइंट्स को याद करना है। फॉर एग्जांपल आपको इसका नाम याद करना है, किर्के एम स्टाइनहॉफ। सेकंड, आर्किटेक्ट का नाम है ऑटो वागनर। थर्ड, इसकी आपको पिक्चर याद रखनी है कि ये दिखता कैसा है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम के लिए आपको केवल इन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है। इन पॉइंट्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका थोड़ा सा हिस्ट्री और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो आपको मेमोराइज करने में हेल्प कर सकता है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो आपको एक बेटर आर्किटेक्ट बनने में भी हेल्प करेंगे, और एग्जाम में भी आपको बिल्डिंग को याद करने में, याद रखने में हेल्प करेंगे। बट उन सारे पॉइंट्स को यूट्यूब पर कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। हम अपनी लाइव क्लासेस में बहुत डिटेल में इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखना चाहते हो कि हम अपनी क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, कितना डिटेल में हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से हम पढ़ाते हैं, तो उसके लिए आप अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आपको आर्ट न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल से भी रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, और उस डाउट क्लास में आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हो। अब इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि डेमो क्लास को बुक करना कितना सिंपल है, कितना ईजी है। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर जाना है, ssacinstitute.in पर। जैसे आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपको होम टैब पर क्लिक करना है, और होम टैब पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक येलो बॉक्स देखने को मिलता है, एक टैब देखने को मिलता है, जिसमें लिखा हुआ है बुक अ फ्री डाउन क्लास। बस सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स को फिल करना है, और बुक हो जाती है आपके लिए फ्री डेमो क्लास। ओके, एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट और आगे की बिल्डिंग्स को देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट बिल्डिंग है विला माजोरेले, राइट। विला माजोरेले, तो नाम आपको थोड़ा सा अटपटा या अजीब सा लग सकता है, बट एक दो बार जब आप रिवाइज करोगे तो आपको नाम नहीं लगेगा अजीब सा बिल्कुल भी। तो द नेम ऑफ द बिल्डिंग इज विला माजोरेले, राइट। विला माजोरेले। अब ये बिल्डिंग कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपका फ्रांस में लोकेटेड है। और ये जो भी हम बिल्डिंग्स के नाम पढ़ रहे हैं, ये फ्रेंच में है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में आपको मुश्किल हो सकती है, राइट। तो बिल्डिंग की इमेज आप याद रखोगे, विला माजोरेले कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इसके कुछ इंटीरियर के फोटोज हैं, राइट। ये भी आपको स्केच करने हैं, राइट, जिससे आपको याद रहेगा। जितने भी आप ज्यादा स्केचेस बनाओगे, आपको बिल्डिंग उतना ज्यादा लंबे टाइम तक भी याद रहेगी। अब इसके आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके आर्किटेक्ट का नाम है हेनरी सोवाज, राइट। बेसिकली अगर हम फ्रेंच की बात करें, तो जो फर्स्ट लेटर एच होता है उसको स्किप कर दिया जाता है, दैट इज साइलेंट। तो आप इसको एनरी सोवाज भी पढ़ सकते हैं और हेनरी सोवाज भी पढ़ सकते हैं, राइट। 1902 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था, और बिल्डिंग बहुत ही यूनिक है। आपको नेचर से इंस्पायर्ड फॉर्म्स इसमें देखने को मिलते हैं, राइट। अब इसकी बात करें तो ये क्या है बेसिकली, तो ये एक रेजिडेंस है, और किसका, लुई माजोरेले का, राइट। इसीलिए इसके नाम में भी क्या है, माजोरेले है, और बिल्डिंग के नाम में भी क्या है, माजोरेले है। क्लियर। मटेरियल्स की बात करें तो स्टोन, ब्रिक्स, वुड इसमें यूज किए गए, और मल्टी पेन्ड विंडोज इसमें आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिल्डिंग। और अब आज के एपिसोड की हमारी सबसे फाइनल बिल्डिंग, दैट इज कैस्टिल बिरोंजर, राइट। कैस्टिल बिरोंजर। क्लियर। ये आपका पेरिस में लोकेटेड है, फ्रांस में। सो दिस इज कैस्टिल बिरोंजर, राइट। एग्जाम के लिए स्केच करना है, बिना स्केच के याद नहीं रहेगा। बार बार रिपीट करता हूं इसीलिए, ताकि आप सबको याद रहे। गॉट इट। चलिए, आर्किटेक्ट के बारे में बात करें तो हेक्टर गिमार इसके आर्किटेक्ट का नाम है, 1898 में। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सब मुझसे पूछते हो, और इसका जवाब मैं आपको कभी टेक्स्ट में देता हूँ, कभी कमेंट करके देता हूँ। तो लाइव क्लासेस के टाइम पर, यूट्यूब के टाइम पर, आप सभी मुझसे हमेशा एक सवाल करते हो कि सर ये जो ईयर होता है, कि किस ईयर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ, कि फारूक सर में ये बताइए कि हमें ईयर याद करना है या नहीं। और मुझे लगभग हर दिन 10 से 15 मैसेज आते हैं कि सर हमें आर्किटेक्चर एग्जाम्स के लिए ये ईयर याद करना होता है या नहीं होता है। तो देखो, इतने सारे बिल्डिंग्स हैं, ऑलमोस्ट कि 100 प्लस बिल्डिंग्स होते हैं। हर आर्किटेक्चर स्टाइल का अगर आप बिल्डिंग देखोगे, तो 20-25 बिल्डिंग तो हम याद करते ही करते हैं, राइट। अपनी क्लासेस में कवर करते हैं, अपनी बुक्स में कवर करते हैं।
अब सबके ईयर्स को अगर हम याद करेंगे तो पहली बात तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। फर्स्ट थिंग कि आपको याद नहीं रहेगा। अगर मैं फारूक सर आपको और बोल भी दें कि आप याद कर लीजिए, तो कल को आप ही मुझे आके बोलोगे कि सर आपने बोला था याद करना है। तो देखो मैं लॉजिक के साथ में बताऊँगा आपको। पहली बात तो ये कि आप ये मत याद करो, राइट? सारे बिल्डिंग्स का आप याद मत करो, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है कि किस ईयर में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, राइट? और सेकंड थिंग, अगर आप याद कर भी लो तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 100+ बिल्डिंग्स हैं हमारे पास। तो सबके 100+ बिल्डिंग्स के ईयर याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल वाला काम है। अगर आप अपने माइंड को, अपने मेमोरी को इसी ईयर से फिल कर लोगे, तो बाकी का जो डेटा आपको मेमोराइज करना है उसका आप क्या करोगे? तो इसीलिए कि आप ये याद मत करो, राइट? अगर आप करना चाहते हो आप अप्रॉक्स में याद करो। जैसे अगर आप आर्ट नूवो के बारे में बात करो, तो आप ये याद रखो कि 1890 से वो स्टार्ट हुआ, राइट? आर्किटेक्चर स्टाइल्स का आप याद कर सकते हो, बट अब बिल्डिंग्स का ईयर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप याद करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड सेकेंड, अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो असिमेट्रिकल फॉर्म हमें देखने को मिलती है, स्टोन, ब्रेक, रॉट आयरन हमें देखने को मिलता है। क्लियर? और ऑर्गेनिक शेप से इंस्पायर्ड है। इसके साथ ही अगर आपका आर्ट नूवो आर्किटेक्चर स्टाइल से कोई और डाउट है या कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि हमें ये डाउट है, इसको एक्सप्लेन कीजिए या इसको क्लियर कीजिए। एंड मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस को, सारे कमेंट्स को आंसर करने वाला हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने आर्ट नूवो आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने तमाम ऐसे बिल्डिंग्स देखे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और इनमें से कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और एग्जाम में आने के उनके 90% तक चांसेस है। इसके साथ ही अगर आप नाटा एंड JBF पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो और एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हो, आप स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी के इन सारे एपिसोड्स को देखकर आप एग्जाम को क्वालिफाई तो कर सकते हो, बट आप टॉप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डिटेल में पढ़ना होगा, आपको सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करना होगा। हम यूट्यूब पर बहुत ही शॉर्ट में कवर करते हैं, और इन्हीं सारे टॉपिक्स को डिटेल में हम कवर करते हैं अपने लाइव क्लासेस में। तो अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम अपने लाइव क्लास में कैसा पढ़ाते हैं, कितना डिटेल में कवर करते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं। अब क्योंकि ये फ्री है, तो फिर देर किस बात की? आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो कि सर आई वांट अ फ्री डेमो क्लास, और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। इसके साथ ही डेमो क्लास बुक करने का एक और तरीका है। डेमो क्लास बुक करने का दूसरा तरीका है हमारी वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो ssacinstitute.in, और जैसे ही आप ssacinstitute.in पर जाते हो, तो आपको लेफ्ट साइड में एक येलो कलर का एक टैब देखने को मिलता है, और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है, और आप इस फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल फिल कर सकते हो एंड सबमिट कर सकते हो, और सबमिट करने के बाद आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अपने घर पर बैठे हुए नाटा एंड JBF पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 PM टू 10 PM होती है, इसका मतलब है कि आप बिना अपने एकेडमिक्स को, बिना अपने कॉलेज को डिस्टर्ब किए, साथ के साथ अपनी नाटा एंड JBF की प्रिपरेशन को कर सकते हो, और बहुत अच्छे से भी मैनेज कर सकते हो। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।